दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद सैनी एडवोकेट कानून से समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे जब कोई चेक बाउंस हो जाता है तो उसके संबंध में न्यायालय में होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया A to Z यानी शुरुआत से लेकर निर्णय तक की क्या प्रक्रिया एडॉप्ट की जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं और आप लीगल टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों चेक बाउंस के बाद न्यायालय में किस प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलता है उस प्रक्रिया को संक्षिप्त रूप में आज मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले जो चेक आपको दिया गया है उसको जो डेट उसमें डली हुई है उस डेट से लेकर के 3 माह तक आपको चेक बैंक में लगाना है। और चेक बैंक में लगाने के बाद यदि चेक के से आपका भुगतान हो जाता है तो ठीक, यदि चेक से भुगतान नहीं होता है और किन्हीं कारणों से चेक बाउंस हो जाता है यानी कि आपको उससे पैसे की अदायगी नहीं होती है तो इस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके लिए जब चेक आपको बैंक वापस देगी तो उसके साथ एक रिटर्न मेमो भी दिया जाएगा और उसमें उस चेक को बाउंस करने का कारण लिखा होगा। उसमें कारण कोई भी हो सकता है, यानी कि इनसफिशिएंट बैलेंस हो सकता है या मिसमैच सिग्नेचर हो सकता है या अन्य कोई कारण हो सकता है जिसके आधार पर बैंक द्वारा वो चेक डिसऑनर कर दिया गया है। इसके पश्चात आप इसके लिए एक एडवोकेट के पास जाकर उसके लिए लीगल नोटिस देना होगा जिसने आपको चेक दिया है। लीगल नोटिस में आपको चेक का नंबर और संपूर्ण जो बातें आपके और चेक देने वाले यानी ड्रॉयर के बीच में हुई हैं उसको लिखते हुए 15 दिवस का आपको समय देना होगा और इस आधार पर चेक देने वाले यानी कि ड्रॉयर को आप नोटिस में इस प्रकार का अल्टीमेटम देंगे कि इस नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर या तो आप सेटलमेंट कर लें या उस राशि का भुगतान कर दें जो इस चेक में लिखी हुई है। उसके पश्चात 15 दिवस में यदि चेक का भुगतान कर दिया जाता है या आपके साथ किसी प्रकार का सेटलमेंट कर लिया जाता है तो यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। यदि 15 दिवस की अवधि में उस चेक देने वाले ने कोई सेटलमेंट नहीं किया या उस 15 दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात भी यदि उस व्यक्ति द्वारा आपकी चेक राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो आप इसके लिए 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत कोर्ट में कंप्लेंट पेश करेंगे। वह कंप्लेंट कहां पेश की जाएगी इसके लिए क्षेत्राधिकार निर्धारित होते हैं। जहां पर आपकी बैंक है, जिस बैंक में आपने भुगतान के लिए चेक लगाया है उसके क्षेत्राधिकार में आने वाली कोर्ट्स में आप उसको पेश करेंगे। कंप्लेंट में आपके द्वारा सभी बातें इस प्रकार से लिखी जाएंगी कि आप जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है किस परिस्थितियों में चेक दिया गया और किस प्रकार वो डिसऑनर हुआ, डिसऑनर होने के पश्चात आपने लीगल नोटिस दिया, उसका सभी का हवाला देते हुए वह कंप्लेंट तैयार की जाएगी। कंप्लेंट पेश करते वक्त जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लेंट के साथ पेश करने होंगे कोर्ट में, उनमें असल चेक जो बैंक ने रिटर्न किया है उसके साथ एक रिटर्न मेमो जो बैंक द्वारा दी गई है वह, और लीगल नोटिस, और लीगल नोटिस जो रजिस्टर्ड डाक से आप द्वारा भेजा गया था यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो रसीद होती है वो भी उसके साथ में संलग्न करके उस दस्तावेज़ों के साथ पेश करना होगा। और उसमें एक डिलीवरी रिपोर्ट जो पोस्ट ऑफिस से आपको उपलब्ध हो जाएगी, एडीबी हो सकती है या आप उसको नेट से भी निकलवा सकते हैं, वह उसके साथ संलग्न करके पेश करनी होगी कि ड्रॉयर को इस प्रकार का नोटिस प्राप्त हो चुका है और नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ड्रॉयर ने आपको चेक राशि का भुगतान नहीं किया है। कंप्लेंट पेश होने के पश्चात आपकी कंप्लेंट चेक की जाएगी और आपके द्वारा एक शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में इस प्रकार का पेश किया जाएगा कि जो घटनाएं आपने उस प्रवाद यानी कंप्लेंट में लिखी हैं उनको आप प्रमाणित करेंगे। उसके पश्चात न्यायालय उस आधार पर सभी दस्तावेज, कंप्लेंट और आपके एफिडेविट का अवलोकन करते हुए प्रथम दृष्टया मानकर उस पर प्रसंज्ञान यानी कॉग्निजेंस लेगा। कॉग्निजेंस लेने के पश्चात कोर्ट उसको सम्मन से तलब करेगी
और तामील होने के पश्चात भी एक्यूज यदि उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध बेलेबल वारंट और उसके बाद में नॉन बेलेबल वारंट से उसको अरेस्ट करके न्यायालय में पेश करने का आदेश जारी करेगी। जब एक्यूज न्यायालय में उपस्थित होगा तो सर्वप्रथम उससे सेटलमेंट करने की न्यायालय हिदायत देता है कि आपने जिस व्यक्ति को चेक दिया है उसकी राशि के संबंध में या तो भुगतान कर दें या किसी प्रकार का सेटलमेंट कर लें। जब वह व्यक्ति सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है तो न्यायालय उसको समय दे सकता है या उसी दिन सेटलमेंट करा सकता है। यदि एक्यूज इस बात से इनकार करता है कि उसने कोई चेक नहीं दिया या उसका चेक नहीं है या उसके सिग्नेचर नहीं है या किसी अन्य प्रकार का डिनायल करता है तो कोर्ट उसमें आगे प्रक्रिया अपनाएगी। आगे की प्रक्रिया में न्यायालय आगे की तारीख पेशी नियत करते हुए कंप्लेनेंट को अपनी ओर से एविडेंस पेश करने की हिदायत देगा और एविडेंस में बतौर साक्ष्य कंप्लेनेंट अपना साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश करेगा और उस शपथ पत्र के जो उसमें प्लीडिंग्स हैं, अवकथन उसमें किए गए हैं, उनके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए एक्यूज का एडवोकेट उसे प्रश्न करेगा। उसके पश्चात यदि कंप्लेनेंट चाहे तो अन्य गवाह भी पेश कर सकता है। जब कंप्लेनेंट की एविडेंस क्लोज हो जाएगी तो डिफेंस में एक्यूज का बयान मुलजिम दर्ज किया जाएगा और उसको डिफेंस में बयान दर्ज करने के लिए स्वयं या अन्य गवाह पेश करने या किसी प्रकार का अन्य डॉक्यूमेंट साक्ष्य के रूप में पेश करने का अवसर दिया जाएगा। एक्यूज की डिफेंस समाप्त होने के पश्चात जो मैटर है वो फाइनल आर्गूमेंट में लगेगा और उस पर दोनों पक्ष के अधिवक्तागण बहस करेंगे। उसके पश्चात न्यायालय उस पर निर्णय करेगा। निर्णय में 138 NI एक्ट के तहत 2 साल तक की सज़ा और जो राशि चेक में दर्ज है उसकी दोगुनी राशि तक पेनल्टी न्यायालय कर सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि कॉग्निजेंस लेने के पश्चात जब एक्यूज न्यायालय में उपस्थित होता है और अपने इन आरोपों से डिनायल करता है तो कंप्लेनेंट 133A एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश करते हुए चेक की राशि के 20% के भुगतान के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय उचित समझे तो ऐसी राशि साक्ष्य पेश करने से पूर्व कंप्लेनेंट को दिला सकता है। तो दोस्तों, चेक बाउंस के मामले में यह संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालय द्वारा एडॉप्ट की जाती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।